Hi everyone, I welcome you all in our new video, new chapter. है ना। हमने अपना पिछला चैप्टर ख़त्म किया था, पहला चैप्टर दैट वाज नेसेसरी फॉर आवर फाउंडेशन विच वाज द बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स फॉर जेई। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो उस लेक्चर को देखिए, उस चैप्टर को देखिए। अदरवाइज़ आपको क्या होगा, अगर काफ़ी जगह पे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है, एंड जो वो मिस हो रहा है दैट थिंग विल बी कवर्ड इन द दैट चैप्टर, है ना, दैट चैप्टर सीरीज। सो दिस इज़ आर न्यू चैप्टर। लेट्स स्टार्ट with a fresh mind, with a fresh brain to learn things, है ना। So first of all, the chapter name is चैप्टर 1, है ना। ये सब मैंने पहले ही बताया, चैप्टर 0 था हमारा पिछला वाला, है ना, विच इज़ नॉट एज सच डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द करिकुलम बट स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो ये आपका चैप्टर 1, यूनिट एंड डायमेंशंस फॉर जेई। द फर्स्ट लेक्चर विल बी इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स, है ना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग एज वी स्टार्ट इज़ द क्वेश्चन कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। मैं आपको ये पहले पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। जैसे कि टाइम, आपको पता होता है आप टाइम मेज़र कर सकते हो, इतने सेकंड इतने मिनट, है ना। यूनिट चाहे जो भी हो, है ना, वो हम यहाँ सीखेंगे, बट एटलीस्ट आप मेज़र कर सकते हो, क्वान्टिफाई कर सकते हो। मास चाहे केजी में हो चाहे पाउंड में हो, है ना। फोर्स न्यूटन में हो, है ना। वर्क डन, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी कैसी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपको समझ आता है ना। जैसे लेंथ भी हो गया, लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, आप माप सकते हैं, सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो। भले ही यूनिट अलग अलग होता है बट एटलीस्ट यू कैन मेजर समथिंग, है ना। तो जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो वही तो है कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें अलग अलग, है ना। और नेक्स्ट थिंग इज, तो फिर कुछ लोग बोलेंगे तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एंगर, हेट, सैडनेस, जितने भी आपके ये इमोशंस होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कैसी हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं, है ना। तो दिस इज सिंपल। नेक्स्ट। सो आई होप आपको ये सिंपल सी बेसिक सी चीज़ समझ आई होगी, है ना। तो आगे चलते हैं। सो अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पिछला पूरा चैप्टर हमारी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर था। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, स्केलर हो सकती हैं और वेक्टर हो सकती हैं। स्केलर आपको पता है क्या होता है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता था? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़, दैट वाज दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ, है ना, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब। तो ये तो हमारा पूरा चैप्टर पिछला इसी में था, तो आपको नीड नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी भी बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं डिपेंडेंट या डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एक होती हैं इंडिपेंडेंट या बेस क्वांटिटीज़। अब ये क्या होता है ये तो हम धीरे धीरे समझेंगे, है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत अभी सोचना नहीं है, आप बस मतलब समझते चलिए। तो आपका क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे आपकी दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरी हो सकती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। तो अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, तो मैंने अभी भी बताया फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो स्केलर्स, वेक्टर्स आपने पढ़े हैं। स्केलर्स क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, ये सारी चीज़ें, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर नोन एज वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में ये सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सलरेशन एक्सेट्रा, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिपेंडेंसी मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे, है ना। अब बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती, है ना। तो विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, है ना, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। फिर चाहे वो आपस की बात करूं, मतलब जितनी बेस क्वांटिटीज हो आपस में भी डिपेंड नहीं करती, तो ऑफ ईच अदर, है ना। तो सेट ऑफ बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में भी एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं करते। डिपेंड करना क्या होता है पता है, मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से, आप इस चीज़ को समझिए। डिपेंड करना क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लो, अगर मैं बात करूं आपका, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब है ना, तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं सिंगल वेरिएबल ले लूँ x और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो ये अपने आप में कैसा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने इसको किसी के पास किसी से रिलेट नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पे मैंने रिलेट करवा दिया तो डिपेंडेंसी आ जाएगी। अब मान लो मैं बात करूँ, जैसे मान लो आपका स्पीड की बात करूँ, किसकी, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब आपको दिख रहा है कि स्पीड कितनी होगी, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, टाइम कितना लगा और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई। तो स्पीड क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट है, नहीं। स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे और डिस्टेंस पे। समझ आ रहा है आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम कितना हो रहा है ना, आपको आपको मैं पूछूं टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम आप किसी और चीज़ से डिराइव थोड़ी ना करोगे। आपको समझ आता है आपको। तो टाइम अपने आप में कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनसे मिलके दूसरी चीज़ें आप डिराइव करते हो, जिनके बेसिस पे आप दूसरी चीज़ें डिफाइन करते हो फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू डिफाइन करते हो। टाइम आपसे एज सच, मान लो 2 सेकेंड है, ठीक है, तो टाइम इतना है तो इतना है। अब आप इसको कहीं और से नहीं डिराइव कर सकते। लेकिन अगर आपके पास टाइम दिया हो, आपके पास डिस्टेंस दी हो, तो आपके पास क्या आएगी, स्पीड आएगी। ठीक है, अगर आपको इतना सा समझना है तो आप मेरी बात यहाँ पे सुनिए कि कुछ चीज़ें जो हैं फंडामेंटल, कि आपका जो वेरी नहीं करते, मतलब जो यूनिफॉर्म है अक्रॉस, चाहे आप कैसे भी मेजर करो, तो वो सारी चीज़ें आपका जो भी मतलब अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने डिसाइड करा हुआ है, मतलब जो भी साइंटिफिक अथॉरिटीज़ हैं उनने डिसाइड करा हुआ है कि ये हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमारा टाइम भी क्या हुआ, बेस क्वांटिटी हुआ, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा इसमें, बट आप ये समझिए विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अब जैसे मैं बोल दूँ, जैसे टाइम दे दूँ और आपको मास दे दूँ, ठीक है, तो क्या आप टाइम से मास निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। कॉमन सेंस, कैसे निकालोगे, टाइम से मास कैसे निकालोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे आपको मास फ्लो रेट दिया हो, अरे वो सारी बात की चीज़ें हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर सिंपली मैं टाइम पकड़ा के दे दूँ और मास दे दूँ तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं आपको टाइम दे दूँ, है ना, और आपको जैसे मान लो स्पीड दी हो, या आपको मान लो टाइम दिया हो, डिस्टेंस दी हो, तो स्पीड निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। तो वही सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, कैसे डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं ना। तो विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज। ठीक है, तो एक तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और दुनिया की कोई भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी इन बेस क्वांटिटीज़ से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ये बेस क्वांटिटीज़ पता हो। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। डिराइव्ड क्या होंगी, बस जो फंडामेंटल से बनती हैं, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंड कर रही है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की वैल्यू से आप डिराइव क्वांटिटीज़ निकाल सकते हो। तो सो हम बोल सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये वाली, द विच कैन बी एक्सप्रेस्ड किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, है ना। सो दीज आर फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड कैसे आती है, लेंथ बाई टाइम, तो ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है ना। वैसे ही आपका वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी कैसी हैं, किसी और चीज से निकल रही हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपको लेंथ दे दूं और बोल दूं टाइम निकालो, ये आपस में एक दूसरे से कैसे निकलेंगे, नहीं निकल सकती ना। इसीलिए दोनों आपस में कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों आपकी कैसी क्वांटिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि स्पीड दी है,
तो लेंथ और टाइम निकाल सकते हो। वैसे तो उसकी यूनिट में ही दिया होता है, आप डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि जो स्पीड है इन टर्म्स ऑफ आप फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकते हो कि लेंथ कितना है और टाइम कितना है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी जो आपने पढ़ा उसको ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो कितनी तरह की होती हैं? 7 डिसाइडेड है ना, जो आपकी साइंटिफिक अथॉरिटीज़ हैं फिजिक्स की, उन्होंने 7 क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ माना हुआ है ना। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं, बट वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, है ना। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे से नहीं निकल सकती हैं, है ना। फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, sixth is amount of substance, seventh is luminous intensity, नाम से ही पता चल रहा है कितना ज़्यादा आपका रोशनी है किसी चीज़ में, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो मास आपको पता है। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए और इसका सिंबल। अब यूनिट क्या होता है कि उसको मेजर किस टर्म्स में करते हैं। तो मास को जनरली बोल रहा हूं मैं, बेस में केजी में करते हैं। किस में करते हैं? केजी, किलोग्राम, है ना। तो किलोग्राम लिख सकता हूं मैं। सिंबल क्या होगा किलोग्राम का? केजी। और लेंथ को जनरली मीटर, सिंबल मीटर। टाइम को किस में? सेकेंड्स में, है ना। और एस, है ना, स्मॉल एस। टेम्परेचर को केल्विन में, और ये कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर और ए, है ना, ये आपको समझ आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या होता है? मोल, पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में। और इसको सिंबल क्या होता है? एमओएल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और इसमें आपका होता है क्या? सीडी। अब मुझे ये बताइए, आपको पूरा चैप्टर में यहाँ पे ये 4 चीज़ों से डील करना होगा। ये आपका 12th में होगा, ये आपका केमिस्ट्री में है, और ये आपका आप 12th में देखेंगे, है ना। और वैसे तो ये 12th में भी नहीं होता है, बट स्टिल, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये बेस क्वांटिटीज़ है। आप देखिए मास अगर आपको दिया हो तो आप मास से टाइम नहीं निकाल सकते, ना ही मास से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आपको ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर आपको स्पीड दिया हो तो आप डिस्टेंस लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसमें दी होती हैं, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं ना। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए यूनिट होता क्या है। मैं आपसे बोलूं भाई, आपके पास एक टेबल है, वो कितना लंबा है वो ये बता के दो मुझे, है ना। तो अब पहले क्या होता था, हाथ के हिसाब से मेजर करते थे, या मतलब कोई और तरीका। अब होता क्या है, सब लोगों का हाथ सेम थोड़ा ना होता है। मैं बोलूं कि ये टेबल मेरे 3 हाथ के बराबर है ना पूरा। तो अब मान लो मेरे जो आर्म लेंथ है वो किसी और के आर्म लेंथ से ऑब्वियसली डिफर करेगी। तो तब तो मेरे हिसाब से 3 आर्म लेंथ, किसी और के हिसाब से 2, किसी और के हिसाब से। तो ये तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि इसकी लेंथ तो आप किसी को भी बताओ तो आपकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए ना, तभी तो आपका जो मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी होगी अक्रॉस ऑल द, मतलब जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। लेकिन इसीलिए क्या करते हैं हमने एक फिक्स कर दिया कि भाई इतनी लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम देखते रहेंगे। तो हमने क्या मानना है, जैसे किसी भी चीज़ को यूनिट, मतलब यूनिट क्या होता है? 1, है ना, 1। तो मतलब उस चीज का जो एक बेस है, बेस किसी भी चीज का बेस, चाहे लेंथ का बेस हो, उसको हमने कितना माना है। तो हम वो कई तरह से मान सकते हैं, या तो मीटर मान लो। अगर हम 1 मीटर लेंथ बेस मान लें, मतलब 1 मीटर को यूनिट मान लें, तो 1 मीटर को यूनिट मान लेंगे तो इस टेबल की 1 मीटर के हिसाब से कुछ अच्छी लेंथ आ जाएगी। अब 1 मीटर तो पूरी दुनिया में सेम ही है, तो इसीलिए क्या होता है, आपको यूनिट्स की नीड पड़ती है। अब यूनिट भी 2 तरह के होंगे, जैसे क्वांटिटीज थी, एक होंगे फंडामेंटल यूनिट्स, एक होंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? मास, लेंथ, टाइम, ये 7 क्वांटिटीज के यूनिट। और डिराइव्ड क्या होंगे? वही स्पीड, जो वो सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 और चीज़ें होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो आपको ना सॉरी 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपको मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना। फिलहाल आप सुन लीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स आपको समझ आया। तो 2 तरह से होंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल और आपका डिराइव्ड, है ना। तो अब यहाँ पे फंडामेंटल में क्या है? फंडामेंटल वो यूनिट्स है
जिनको हम बेस मान के सारी मेजरमेंट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से नहीं निकल सकते। जैसे लेंथ टाइम से नहीं आ सकती, मीटर दिया हो तो आप सेकंड नहीं निकाल सकते सिर्फ मीटर से, है ना। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हो, स्पीड दिया हो, तो आप मीटर भी बता सकते हो, सेकंड भी बता सकते हो, बिकॉज स्पीड इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, लेंथ और टाइम। समझ आ रहा है आपको? डिराइव क्वांटिटी एक्चुअल में किसकी सहायता लेती है खुद को बताने के लिए? बेस क्वांटिटीज की तो सहायता लेती है ना। तो अब मैं बताता हूं आपको। तो 7 बेस क्वांटिटीज थी फंडामेंटल, तो 7 ही क्या होंगे? आपके बेस यूनिट्स होंगे, उन्हीं क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं। अब क्या क्या माने हुए हैं वो आपका एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं, जरूरी नहीं। आप कुछ लोगों ने लेंथ में मीटर क्यों माना, सेंटीमीटर क्यों नहीं? ऐसा एज इट इज आपका यूनिफॉर्मिटी के लिए अथॉरिटी जो भी होती है, फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, सब ने मिलकर एक कंसेंसस से ये चीज़ मानी हुई है, तो वही आपको एज इट इज यूज करना है। तो लेंथ बेस क्वांटिटी थी, उसका ऐसा यूनिट है मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट है ना। इसका केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये इनके सारे सिंबल, ये मैंने आपको बता दिया है ना। आगे चलते हैं। अब बात करूं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो डिराइव्ड यूनिट्स मतलब कोई भी क्वांटिटीज इनके अलावा, 7 के अलावा। जैसे स्पीड मान लो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डिस्टेंस में क्या है? डिस्टेंस आप ले लो, लेंथ होती है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है। बेस क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करो ना, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। अब मैंने अभी बताया लेंथ क्या होता है, पीछे बताया मीटर है ऐसा यूनिट, टाइम क्या है सेकंड है, तो स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। इजी है। सेम वेलोसिटी। अभी आपको इसकी टेंशन लेनी है क्या होता है, बट आप समझिए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, है ना, बट इज अ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, आप बस अभी इसको डील कर लो। सेम लेंथ भी मीटर सेकंड। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी को लिख लो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, है ना, बेस क्वांटिटी बाई टाइम स्क्वायर। तो लेंथ क्या आ गया? मीटर, टाइम का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आता है? मीटर एस की पावर -2, क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाके सेकंड की पावर -2, है ना। अब नेक्स्ट जो मैंने बोला था, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आपके काम की नहीं है। एक होता है रेडियन, है ना, एक होता है स्टेरेडियन, है ना। तो रेडियन आपका क्या होता है? जैसे रेडियन आपका होता है प्लेन एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है? सर्कल में ये थीटा, है ना, LYR, है ना। और सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो सर्कल में जब आप ऐसे टेलीस्कोप लगाओ किसी एंगल पे, तो ये जो चीज़ कवर होती है प्लेन कवर होती है। 3D तो है नहीं, 2D है। लेकिन आप स्फीयर में अगर किसी आई एंगल से देखोगे तो क्या सिर्फ सीधा प्लेन कवर होता है कि पूरा स्फीयर कवर होगा 3D में? ऑब्वियसली पूरा स्फीयर कवर होगा। जैसे मान लो ये है, अगर मान लो यहाँ सरफेस पे है तो ये होगा कवर पूरा। मान लो ये पूरा एरिया कवर होगा, तो आपको सॉलिड एंगल समझ आता है। मतलब यहाँ से अगर आप जब देखोगे तो सर्कल में तो ऐसे होता है, लेकिन स्फीयर में क्या होगा? आपका पूरा ये कवर होगा। समझ आता है आपको, है ना। जैसे केक की बात करूँ मैं, अब केक में अगर आप किसी एंगल पे कट करोगे तो सिर्फ एक प्लेन पेपर आता है या पूरा केक आता है 3D, तो उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या करता है? कैसा प्रोजेक्शन होता है? सॉलिड एंगल आपका 3D प्रोजेक्शन होता है ना। तो ये आपको अभी इसकी दिक्कत नहीं है, ये बाद की बातें हैं, है ना। अभी आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ये हम करेंगे जब हमें नीड होगी। आगे चलते हैं। अब मैं आपको यूनिट थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। अब आप ये समझिए, मान लो आपके पास है लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, आपको दिए मान लो 5 मीटर। अब मुझे ये समझिए कि अभी मैंने आपको क्या होता है, यूनिट क्या होता है? ये मीटर इज यूनिट। आपने 1 मीटर को फिक्स कर दिया बेस, अब इसके हिसाब से मेजर करते जाओ भाई। दुनिया में कोई भी चीज होगी, आपने एक यूनिट डिफाइन कर दिया। यूनिट मतलब एक, वन अमाउंट ऑफ समथिंग। तो 1 मीटर डिफाइन कर दिया कि इतना होता है। उसके बेसिस पे आप 1 मीटर का स्केल लेके आप मापते जाओ, जितने स्केल्स आएंगे उतना हो गया। मान लो 5 स्केल आए तो 5 स्केल इंटू हर स्केल की लेंथ 1 मीटर, तो 5 टाइम्स यूनिट। तो इसकी लेंथ क्या होगी? 5 टाइम्स ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या है? मीटर, है ना। तो आप क्या किया करो, जब भी यूनिट्स की बात करते हैं तो कभी भी ना कोई भी मेजरमेंट होती है वो 2 तरह से लिखी होती है। मतलब 2 तरह से नहीं, मतलब 2 चीज़ों से मिल के बनी होती है। एक होता है उसकी वैल्यू, एक होता है उसका यूनिट। तो एक होता है वैल्यू, एक होता है उसका यूनिट, है ना। अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ आना शुरू होगी तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बताइए, कोई भी मेजरमेंट आपके पास दुनिया में दी हो तो आप वैल्यू बता सकते हैं। इसमें वैल्यू क्या है? 5। और यूनिट क्या है? इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं मैं। तो यूनिट क्या है इसका? बेस मीटर है। कितना? 1 मीटर, है ना। वो तो आपको पता ही, एक तो इसके साथ हो गई। तो अब क्या होता है, अब यही खेल है, आपको यही समझना है। दुनिया में जब भी बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन, कि यूनिट बताओ भाई, अगर ये मीटर में इतना है तो सेंटीमीटर में कितना होगा, ये कोई मतलब बड़ा
इसमें कोई खतरनाक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं लगती, ये बहुत सिंपल होता है। अगर आपको ये समझ आता है कि दुनिया की कोई भी मेजरमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू इनटू यूनिट, तो आप क्या करो, आपको वैल्यू बतानी है ना एक्स्ट्रा, आप यूनिट चेंज कर दो, वैल्यू अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो इसको ना आपको कंफ्यूज नहीं होना। मान लो आपके पास 5 मीटर लेंथ थी, आपसे पूछा सेंटीमीटर में कितना होगा। बहुत सिंपल है, क्या करो, इसको लिखो कैसी है ये, वैल्यू इंटू यूनिट। ठीक है, अब इसको तो ऐसे रखो, यूनिट चेंज कर दूं मैं। 1 मीटर में आपको पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जैसे ही मीटर हटा दूंगा तो मीटर चला जाएगा, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 मीटर को लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। तो क्या मैंने वैल्यू कन्वर्ट कर ली विदाउट एनी फार्मूला। आपको जब भी कभी ये चीज़ें चेंज करनी होती हैं, फार्मूला नहीं नीडेड होता है, ये मतलब जो भी बुक्स एंड ऑल में लिखा होता है, आपको बस ये समझना है कैसे मैं यूनिट को चेंज करूँ। आपको बस यही याद रखना है, नोट करके लिख लो, किसी भी वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना हो तो बस दुनिया में उसके यूनिट को चेंज कर दो, फोकस ऑन इट्स यूनिट एंड चेंज इट एज रिक्वायर्ड। बस दिस इज द सम गेम ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक और ट्राई करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको दिया हो 5 आर दिया है, आपसे पूछा भाई सेकेंड्स में कितना होगा। आपको याद थोड़ी ना रखना है एक आर में इतने सेकेंड, आपको क्या है, इसमें यूनिट आर है, और जो आप क्वांटिटी जिसमें वैल्यू लाना चाहते हैं उसका बेस यूनिट क्या है, सेकेंड है ना। कि अगर मैं आर्स के हिसाब से देखूं कि एक आर इतना डिफाइन है, तो उसके हिसाब से 5 टाइम्स है ये क्वांटिटी, तो सेकंड के हिसाब से कितने टाइम्स क्वांटिटी है ये, यही होता है वैल्यू इनटू यूनिट। अब मुझे क्या बताओ, आपने यूनिट चेंज करना है, आप क्या करो, 5 आर कैसे लिखा हुआ है, वैल्यू है 5 इंटू 1 आर इज इट्स यूनिट। आर को सेकंड में लिख लूं, एक आर में कितने सेकंड होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हुआ, 3600 सेकंड। ये आपको समझ आता है ना। तो मैं लिख लूँ 5 इंटू 3600, ये आ गया, कितना आया 18,000, है ना, 006 3000। हाँ, तो ये आ गया, कन्वर्ट हो गया विदाउट एनी फार्मूला। अगर मिनट्स में होता तो आर को मिनट लिख लो, एक आर में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 इंटू 60 कितना होता 300 मिनट। क्या इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की नीड है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो अभी आपने ना पिछला चैप्टर इतना अच्छा किया है, मतलब जिसमें आपको इतना मैथमेटिक्स तो आ चुका होगा, तो ये तो आपके लिए बहुत ही मतलब फनी चैप्टर है ना। तो अब इसको एक और चीज़ समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज काफ़ी बार ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बट यूनिट कन्वर्जन में जब मैं बात करूं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज आप उसका यूनिट चेंज कर दो लेकिन रहेगी तो वो उतनी। आप 5 आर लिखो चाहे 300 मिनट लिखो, है तो सेम ही चीज़ ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैं बोलूँ कि एक आर लग रहा है और एक जगह बोलूँ मैं 60 मिनट लग रहे हैं, तो क्या दोनों अलग अलग चीज़ें है तो सेम ही ना। तो इसका मतलब कोई क्वांटिटीज़ का अगर आप यूनिट चेंज कर भी देते हो तो क्या वो सेम ही रहती है, सेम अमाउंट होता है ना। तो आपको क्या करना है, मान लो होता क्या, मैंने क्या बोला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज वैल्यू इनटू यूनिट, वैल्यू को मान लो मैं एन और यूनिट को मान लो मैं यू, है ना। तो मान लो जब मैंने इसको ऐसे लिखा था 5 मिनट, तो ये था आपका n1 और ये था आपका u1, तो मैं लिख सकता हूँ क्वांटिटी कितनी थी n1 u1। जब मैंने इसका यूनिट मिनट से सेकंड कर दिया, तो मिनट को मैंने कितना लिखा 60 सेकंड, तो 300 सेकंड हो गया। अब ये हो गया मान लो इसी क्वांटिटी, ये दोनों सेम है, 5 मिनट इज 300 सेकंड, है ना, सेकंड इज u2, तो ये तो इक्वल ही होना चाहिए ना, अमाउंट तो सेम ही है। 5 मिनट चाहे सेकंड के हिसाब से काउंट करूं। अब मुझे ये बताओ लेकिन फर्क क्या हुआ, यहां पे ये 5 मिनट था, यहां पे ये 300 सेकंड था। मुझे बताओ इन दोनों में से, ये दोनों एक तरह से यूनिट है, ये u1 है ये u2 है, बड़ा यूनिट कौन सा है जो बड़ी चीजें कवर कर सकता है। सेकंड बहुत छोटा यूनिट है, बिकॉज इसमें क्या होता है, आप जब इसको यूज करोगे, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई मास किसी चीज का आप मेजर करो लेकिन आपको यूनिट ग्राम यूज करना है, तो आपको क्या होगा दिक्कत, लेकिन एक्यूरेसी के लिए तो छोटा यूनिट लगता है ना। आप जितना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू लाना चाहते हो उतना आप छोटे यूनिट में फोकस करेंगे। बड़ा यूनिट क्या होता है कि आप जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 1 kg और मैं बोल दूं पर ग्राम, तो ग्राम में आपका ज्यादा चीजें आपको डिटेलिंग में दिखेंगी। तो वही होता है, सेकंड आपका कैसा है, छोटा यूनिट है, क्योंकि मिनट सेकंड से बड़ा है ना। 1 मिनट में ऑलरेडी 60 सेकंड आते हैं, कितने आते हैं, 1 मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है, तो मिनट आपका बड़ा यूनिट है, तो यहां पे u1 इज ग्रेटर देन u2। अब कॉमन सेंस है, आप सोचो आपके पास बोरी है एक, है ना, आपने बोरी को मेजर करना है, बोरी में कुछ सामान है आपके पास, है ना, उसको मेजर करना है। मैं आपको बोलूं आप ग्राम के हिसाब से मेजर करो और मैं आपको बोलूं आप केजी के हिसाब से मेजर करो, मुझे बताओ बड़ी वैल्यू किस में आएगी, मतलब अमाउंट तो सेम ही है,
लेकिन ग्राम में जब आप मेजर करोगे तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट, मतलब ऐसे होगा ना, जैसे मान लो छोटी छोटी चीज़ भी आपको बड़ी वैल्यू दिखाएगी। जैसे मान लो केजी में, ये मान लो 5 केजी है, कितना है 5 केजी, ग्राम में कितना आ जाएगा 5000 ग्राम। तो जैसे ही आपने यूनिट छोटा कर दिया तो उसको कंपनसेट करने के लिए वैल्यू बड़ी हो जाएगी। कॉमन सेंस है ना। आप ये बताओ N1U1 शुड बी इक्वल टू N2U2, समझ आता है। अब मैंने अगर U1 मान लो जैसे ये था, मान लो U1 बड़ा ले लिया और U2 छोटा ले लिया, तो इसको बराबर रहने के लिए N2 को बढ़ना पड़ेगा और N1 को छोटा होना पड़ेगा। अरे कॉमन सेंस से ये सोचो, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप रोड मेजर करो, मतलब जो फुटपाथ या कोई रोड मेजर करो, आपको मैं बोलूं किलोमीटर में मेजर करो, तो मान लो 2 किलोमीटर आ गया, छोटी सी वैल्यू 2 है ना, 2 आया ना, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं आपको बोलूं सेंटीमीटर में मेजर करो तो कितना आएगा बताओ। 2 किलोमीटर को पहले आप मीटर में करोगे, 200 मीटर, सॉरी 2000 मीटर, फिर उसको आप फर्दर 2000 इंटू 100 करोगे। आपको ये समझ आता है, ठीक है। तो 2 लाख, अब सोचो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। मतलब आप जब, इसका क्या मतलब होता है कि आप अगर 1 किलोमीटर का, मैं आपको 1 किलोमीटर के बराबर एक रॉड दे दूं और बोलूं उस रॉड की मदद से इस जो फुटपाथ है इसको मेजर करो, तो आप उस रॉड को ऐसे एक बार रखोगे, फिर उसको पलट के ऐसे एक बार सामने जोड़ के रखोगे, तो ये रोड कवर हो जाएगी। मतलब 2 टाइम लगा ना उस रोड का, क्योंकि रॉड क्या थी, मतलब जो भी आयरन रॉड थी वो, उसकी खुद की लेंथ थी किलोमीटर, बड़ा यूनिट था वो, तो उसने छोटी वैल्यू में ही मेजर कर दिया, मतलब उसके 2 बार में ही कवर हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर वाली रॉड दे दूं, तो आपको उस रॉड को कितनी बार रखना पड़ेगा कवर करने के लिए, ऐसे ऐसे करके 2 लाख बार। कितनी बार? 2 लाख बार। क्या ये आपको समझ आता है डिटेलिंग में? तो जो मैंने आपको समझाया, इसको एज इट इज कई क्वेश्चंस में टफ करके दिखाया जाता है, बट ये बहुत सिंपल है। आप यूनिट बड़ा ले लो तो सब्सिक्वेंट वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। आप यूनिट छोटा ले लो, ग्राम ले लो, आपको बड़ी वैल्यू दिखेगी मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस ग्राम को ना, एक छोटा यूनिट है, उसको अगर सेम अमाउंट को अगर मेजर करना तो उसकी बड़ी ज़्यादा टाइम्स लगेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी इज N1U1 इक्वल टू N2U2। तो यहां से भी आप देख सकते हो, चाहे रट के देख लो चाहे जैसे देख लो, बट आई डोंट थिंक आपको रटने की नीड है। बहुत ही छोटी सी कॉमन सेंस है। आप खुद बताइए, अगर मैं लिखूं 450 किलोमीटर, किलोमीटर इज अ बड़ा यूनिट, मीटर कर दूं इसको तो कितना आ जाएगा 450 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर कर दिया। अब ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन मुझे बताओ ये यूनिट बड़ा था, ठीक है, यूनिट बड़ा था, मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं 1000। तो जैसे ही बड़ा यूनिट आ गया, तो बड़ा यूनिट किसी भी लेंथ को जल्दी जल्दी मेजर कर सकता है, वही तो बड़े यूनिट का काम है। किलोमीटर का काम क्या है कि आप पूरी दुनिया मेजर कर सकते हो, है ना, बड़ी जल्दी। अगर आप मीटर में मेजर करने लगोगे तो आपको सोचो कितने टाइम्स उस चीज को मेजर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने यूनिट बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है सब्सिक्वेंट। लेकिन यूनिट घटा दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ, यूनिट के साथ बढ़ जाती है। अमाउंट नहीं चेंज होता। दीज टू आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दीज आर द सेम अमाउंट। अमाउंट सेम है, 450 किलोमीटर बोल दूं चाहे 4,50,000 मीटर बोल दूं, ये डिस्टेंस सेम ही है, सेम लेंथ को मेजर कर रहा है। लेकिन 2 अलग अलग तरह की यूनिट्स लिए हैं, एक जगह मैंने किलोमीटर लिया, एक जगह मैंने मीटर लिया है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट उस लेंथ को जल्दी कवर कर लेता है ना, तो इसीलिए उसकी इतने टाइम्स, मतलब सिर्फ 450 टाइम्स में वो कवर हो गया। लेकिन मीटर छोटा यूनिट है, तो मीटर के स्केल आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो छोटा यूनिट आपको कवर करने में टाइम लगता है और बड़ा यूनिट उस चीज़ को जल्दी कवर कर लेता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई अमाउंट या क्वांटिटी है, उसको मेजर करना है। आप ले लो स्मॉल यूनिट, आप ले लो लार्ज यूनिट, रिलेटिवली, है ना, ये सारे रेफरेंस में बात होती है। स्मॉल यूनिट अगर मैं ले लूं तो उसको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज़ को कवर करने में लगेगा, तो बिग वैल्यू, है ना, बिगर वैल्यू, ये आपको समझ आता है। और यहां पे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। बाकी हम धीरे धीरे इसको ना समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे, है ना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, धीरे धीरे पढ़ेंगे चीज़ों को। सो थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, है ना, कीप वर्किंग फॉर योर गोल्स एंड यू विल बी देयर एज सून एज पॉसिबल, है ना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।